पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर अरबपति तक हर कोई पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि अपने आप में एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे पीएचडी के लोग से लेकर अनपढ़ विधायक तक हर कोई समझता है। यही पैसा है जिसने जंगलों में रहने वाले लोगों को बादलों से छूती हुई इमारतों में लाकर बैठाया और हवा से तेज दौड़ने वाली गाड़ियां दी। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं, लेकिन ये आपको बाकी चीजों की कीमत को बताता है। अब सवाल ये है, आखिर पैसे को इतनी ताकत मिली कहां से? आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करता था, जहां एक चीज खरीदने के लिए कोई दूसरी चीज देनी होती थी। जैसे अगर किसी के पास चावल है और उसे शक्कर चाहिए तो उसे ऐसे इंसान को खोजना होता था जिसे शक्कर बेचनी हो और उसे चावल की जरूरत हो। इस तरह की कई प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने कुछ नया सोचा और फिर शुरुआत हुई कमोडिटी की। लोगों ने ऐसी हर चीजों को पैसा बना लिया जो सबके काम आता था और लोगों ने जानवर, अनाज, तंबाकू और अल्कोहल के जरिए बिजनेस करने लगे। लेकिन इसमें भी दिक्कत थी। ये जानना मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज है उसकी असली कीमत क्या है, और कमोडिटी टाइम के साथ खराब हो जाता था। खरीदे गए जानवर मर जाते और अनाज सड़ जाता था। अब इंसान को कुछ ऐसा चाहिए था जो यूनिवर्सल हो, और फिर ऐसे में सोने चांदी के सिक्कों की शुरुआत हुई। लेकिन इस दो टांगों वाले इंसान को इसमें भी दिक्कत थी। भारी सोना ढोने में तकलीफ होती और चोरी का भी डर रहता था। तो कुछ सोनारों और लोगों ने मिलकर इसका हल निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, तुम अपना सोना हमारे पास रखो, हम इसे सेफ रखेंगे। इसके बदले वो सोनार एक कागज का टुकड़ा देता जिसमें लिखा होता, आपका इतना सोना हमारे पास जमा है। इसे कहा जाता था IOU, यानी IOU मतलब कि मैं आपका कर्जदार हूँ। इस रसीद को दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले सकते थे। ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने अपना सोना उनके पास रखने लगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद सोनारों को रियलाइज हुआ कि ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट लोग अपना सोना वापस लेने आते ही नहीं है, और हर कोई उन्हीं रसीदों के जरिए लेन देन करने लगे, क्योंकि सभी को यकीन था रसीद है मतलब सोना भी होगा। अब ये समझने के बाद सुनारों के मन में लालच आ गया। अब उनके हाथों से बनी हुई रसीद ही पैसा बन चुकी थी, इसलिए वो नकली रसीदें बनाने लगे। उनके पास असल में इतना सोना होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रसीदें छापते थे। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी धोखा शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। वो सोना रखने की दुकान दुनिया का पहला बैंक था, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी यानी नोट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहेंगे जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसे किसी और को लोन देता है और उस पर कुछ इंटरेस्ट लेकर कमाई करता है। सिंपल है, राइट? तो इसके हिसाब से बैंक का ऑपरेशन कुछ यूँ होता है। मानो कल सुबह आप बैंक गए और आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किए। बैंक आप क्या करेगा? बैंक अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगा और बाकी के 900 रुपये किसी और को लोन दे देगा। और बैंक उस इंसान से सालाना 12% इंटरेस्ट लेता है और आपको आपके पैसे पर 4% सालाना इंटरेस्ट देता है। तो बाकी के 8% बैंक का प्रॉफिट बन गया, राइट? इसी बेसिक प्रिंसिपल पर दुनिया के सारे कमर्शियल बैंक चलते हैं। लेकिन बैंक सिर्फ ऐसे कमाई नहीं करते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं। और वो गेम ये है कि बैंक आपके 1000 रुपये के डिपॉजिट को आसानी से 10,000 रुपये में बदल सकता है और उससे बिजनेस कर सकता है। अब ये कैसे होता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट किए। बैंक रूल के हिसाब से 10% यानी 100 रुपये को कैश के रूप में रखा जाएगा और बाकी के 900 रुपये बैंक किसी को लोन दे देगा। लेकिन यहाँ ध्यान दें, जब आप अपने पासबुक या बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो उसमें आपको पूरे 1000 रुपये ही दिखते हैं, और जिसे 900 रुपये लोन मिला उसे भी अपने खाते में पूरे 900 रुपये ही दिखते हैं। यानी आपके पास भी 1000 रुपये की खरीदने की ताकत है और उसके पास भी 900 रुपये की, जबकि असल में बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपये ही है। यानी बैंक ने सिर्फ कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करके 900 रुपये का नया पैसा बना दिया, जो असल में है ही नहीं। और ये खेल यहीं खत्म नहीं होता, ये और आगे बढ़ता है। जैसे जिस बंदे को 900 रुपये लोन मिले, उसने ये लोन किसी चीज को खरीदने के लिए ही लिया होगा, और जब वो चीज खरीदेगा तो वो पैसा किसी और के खाते में चला जाएगा। अब बैंक फिर से उस खाते में आए 900 रुपये में से 10% यानी 90 रुपये को रिजर्व रखेगा और बाकी के 800 रुपये किसी और को लोन दे देगा। इसी
इसी तरह बैंक बार बार यही करता है और 1000 रुपए के कैश को धीरे धीरे 10,000 रुपए की वर्चुअल करेंसी में बदल देता है। आप सोचते हैं कि आपका पैसा बैंक में सेफ है और आप जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर एक साथ 20 से 30% लोग अपना पैसा निकालने चले जाए तो बैंक आपके पूरे पैसे लौटा नहीं पाएगा, क्योंकि बैंक के पास आपका सारा पैसा होता ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुनिया भर के सारे बैंक बैलेंस को जोड़े और वो 100 रुपए है तो उसमें से एक्चुअल कैश 10 रुपए से भी कम होता है। बाकी के 90% सिर्फ वर्चुअल नंबर होते हैं जो आप सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखो, इस पैसे के जाल को जानबूझकर इतना पेचीदा बनाया गया है ताकि आम आदमी इसे आसानी से ना समझ सके और इसी सिस्टम में फंसा रहे। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। करेंसी एक मीडियम ऑफ चेंज है, जबकि मनी खुद वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में रखे हजारों के बंडल रातों रात कागज के टुकड़े बन सकते हैं अगर सरकार उन्हें अमान्य घोषित कर दे तो, क्योंकि वो करेंसी है। लेकिन आपके घर में रखा एक सोने का सिक्का अपनी वैल्यू हमेशा बनाए रखेगा, चाहे दुनिया की कोई भी सरकार कुछ भी कहे। देखो, चाहे बाकी सारे इन्फ्लुएंसर आपको कहे कि गोल्ड बॉन्ड लो, डिजिटल गोल्ड खरीदो, ये करो वो करो वरना टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि असली सोना भी खरीदो, क्योंकि कुछ डिसीजन लाइफ में टैक्स के बेस पर नहीं लिए जाते। अब आपके पास 500,000 करोड़ है क्या जो 2-4% टैक्स की चिंता कर रहे हो? और सच तो ये है कि महामारी जैसी सिचुएशन में सिर्फ असली चीजें ही काम आती हैं। आप किसी को गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट दिखाकर साल भर का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन घर में पड़ा थोड़ा सा सोना पूरा साल गुजारने में मदद कर सकता है। ये पूरा कागजी सिस्टम सिर्फ भरोसे पर टिका है और दुनिया भी सिर्फ भरोसे पर चल रही है।